आज हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग तेलुगु सीरीज का सीजन 1 जिसका नाम है कुम्हारी श्रीमती। इस सीरीज के सीजन 1 में टोटल 7 एपिसोड्स हैं और सारे एपिसोड्स इस एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने और देखने के लिए। सीरीज की हीरोइन श्रीमती को लेकर उसकी माँ बहुत परेशान है, इतनी परेशान कि उसे सपना आता है कि श्रीमती की शादी एक शराबी के साथ हो गई और उसकी सुहाग रात में दोनों मिलकर शराब पी रहे हैं। श्रीमती की माँ को ऐसे डरावने सपने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि श्रीमती 31 साल की हो गई है, लेकिन वो कोई ना कोई रीजन बताकर सारे लड़कों को ठुकरा देती है। इतना ही नहीं, उसकी परेशानी का एक और रीजन ये है कि श्रीमती इस गांव में बार खोलना चाहती है। श्रीमती शादी क्यों नहीं करना चाहती, वो गांव में बार क्यों खोलना चाहती है, उसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों एंजॉय एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सीरीज की शुरुआत में श्रीमती की फैमिली को दिखाते हैं। वो एक जॉइंट फैमिली में अपनी माँ देविका, पिता नरेश, अपनी छोटी बहन कल्याणी, चाचा केशव, उनके 2 बेटे शनि और मणि के साथ रहती है। और ये सभी श्रीमती के दादाजी प्रभाकर राव की छत्र छाया में ही रहते हैं। ये घर भी उन्हीं का है। स्मृति का पिता नरेश एक नंबर का शराबी है और घर से पैसे चुराकर शराब में बहा देता है। प्रभाकर राव ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे किसी से कुछ नहीं कहते, सिर्फ अपनी पोती श्रीमती से कहते हैं, बेटी चाहे कुछ भी हो जाए मेरे बाद भी इस घर को कभी मत बेचना। और अब 20 साल के बाद इस घर को दिखाते हैं। अब यहाँ श्रीमती की फैमिली रहती ही नहीं। दरअसल 19 साल पहले श्रीमती के पिता सभी को छोड़कर कहाँ चले गए। तब से श्रीमती, उसकी बहन, उसकी माँ और दादी एक छोटे से घर में रहती है। इन्होंने मान लिया कि श्रीमती के पिता मर चुके हैं, उनके दिन गरीबी में गुजरते रहते हैं। असल में श्रीमती के दादाजी का वो घर अब एक कोर्ट केस में फंसा हुआ है। श्रीमती के चाचा केशव ने ही केस किया है कि उस घर पर सिर्फ उन्हीं का हक है, श्रीमती के परिवार का कोई हक नहीं है। और श्रीमती भी अब उस घर में हिस्सा पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही है। लेकिन श्रीमती की माँ देविका को ये चिंता खाई जा रही है कि श्रीमती 31 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद उसकी बहन की भी तो शादी करवानी है, पर श्रीमती को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ केशव के दोनों बेटे एकदम फोंदू निकलते हैं और किसी काम के नहीं है। केशव को भी चिंता होती है कि मेरे बाद इन गधों का होगा क्या। वो दोनों से पूछता है कि बेटा 2000 का एक नोट चाहिए या 500 के 2 नोट्स। वे मूर्ख 500 के 2 नोट्स लेकर बड़े खुश होते हैं कि एक से बड़ा 2 होता है। श्रीमती से ज्यादा उसकी उम्र की फिक्र दूसरों को होती है। कुछ लोग तो घर आकर दूसरी शादी के लिए उसका हाथ मांगते हैं। अब ये सब सुनकर देविका तंग आकर स्मृति पर चिल्लाती है कि उस पुश्तैनी घर को छोड़ दो, उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो और अपनी हैसियत के हिसाब से कहीं शादी कर लो बेटा। लेकिन यहाँ दादी हमेशा स्मृति को हिम्मत देती है, जिसकी वजह से स्मृति ठान लेती है कि वो कुछ भी करके ये केस जरूर जीतेगी और अच्छे से लड़ेगी। इनका एक पड़ोसी है जिसका नाम है श्रीराम। वो भी श्रीमती की बड़ी मदद करता है और बचपन से श्रीमती से एक तरफा प्यार भी करता है, पर उसे बताने की उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। श्रीमती एक होटल में काम करती है। वो जहाँ जाती है वहाँ हर कोई एक ही सवाल करता है कि शादी कब करोगी। एक दिन उसके होटल से एक आदमी रिजाइन करके जाता है। वो बताता है कि यहाँ की सैलरी में मैं अपना परिवार नहीं चला पाता, इसलिए मुझे एक बार में नौकरी मिल गई है जहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी है। इसके बाद श्रीमती कोर्ट जाती है जहाँ पुश्तैनी घर का केस चल रहा है। वहाँ केशव श्रीमती को एक वसीयतनामा दिखाता है जिसमें दादाजी ने वो पुश्तैनी घर केशव के नाम किया है। श्रीमती पूछती है कि 19 सालों से ये केस चल रहा है, इतने सालों से आपने ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में सबमिट क्यों नहीं किया, आज ये अचानक कहाँ से आ गया बताओ। केशव कहता है कि मैं अभी इसको ढूंढ कर निकाल पाया हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, ये मुझे अभी मिला है। वो ये भी कहता है कि 19 साल पहले तुम्हारे पिता यानी मेरा बड़ा भाई घर छोड़कर भाग गया था, लेकिन उसका पूरा उधार मैंने ही चुकाया, इसलिए मेरे पिताजी ने वो घर मेरे नाम कर दिया। इतना ही नहीं, इस वसीयतनामे के आधार पर केशव ने उस घर को एक ब्रोकर के हाथों बेच दिया है और उससे कुछ एडवांस भी ले लिया है। अब श्रीमती और केशव के स्टेटमेंट्स को सुनकर और जो वसीयतनामा है उसको देखकर जज डिसाइड करता है कि उस जायदाद में श्रीमती का भी हक है, इसलिए केशव को चाहिए कि वो श्रीमती को 4 लाख दे दे। और रही बात उस घर की, तो श्रीमती 6 महीने के अंदर 38 लाख रुपए देकर उस घर को खरीद सकती है। यही दोस्तों जज का फैसला होता है। अब ये सुनकर केशव शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने वो घर 2 करोड़ में बेचने का प्लान बनाया था। उसने कोर्ट में 38 लाख इसलिए कहा क्योंकि कोर्ट उसे श्रीमती को 10% देने को कहेगी, इसलिए उसने घर का रेट कम बताया। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जज ऐसा फैसला सुनाएगा। अब श्रीमती परेशान होती है, लेकिन उसने फैसला कर ही लिया है कि वो कैसे भी करके 38 लाख जरूर जुटाएगी। बोट में घर लौटते वक्त वो एक शराबी को देखती है जो गाँव में छोटे मोटे काम करता है। वो सोचती है क्यों ना अपने गाँव में एक बार खोल लूं, क्योंकि गाँव में बार नहीं है और गाँव के मर्द 20 किलोमीटर दूर जाकर शराब पी कर आते हैं। फिर वो श्रीराम को अपना आइडिया बताती है। श्रीराम कहता है कि अगर बार का बिजनेस स्टार्ट करना है
तो तुम्हें अपनी होटल की नौकरी छोड़कर पूरा ध्यान इसी पर लगाना होगा। बिजनेस लॉस होने का रिस्क भी उठाना ही पड़ेगा, समझ लो। पर श्रीमती वो रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार होती है और नौकरी छोड़ने का फैसला कर लेती है। फ्रेंड्स, अगर आपने अपना लक्ष्य या पैशन के लिए कभी अपनी घिसी पिटी नौकरी छोड़ने की सोची हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि वो लक्ष्य या पैशन क्या है जिसके लिए आपने नौकरी छोड़ी है। पर श्रीमती की माँ कोसती है कि बार खोलोगी तो गाँव वाले थूकेंगे हम पर श्रीमती अपनी बात पड़ी रहती है कि पुश्तैना घर वापस लेना है तो मुझे 6 महीने में 38 लाख कमाने ही होंगे और बाढ़ चलाकर ही मैं इतने कम समय में इतने ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ, समझी माँ। लेकिन बाढ़ शुरू करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए परमिट लाइसेंस वगैरह चाहिए। हाथ में कम से कम 8 लाख तो होने ही चाहिए। लेकिन श्रीमती के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। अब श्रीराम और श्रीमती हर बैंक में जाकर लोन मांगते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बनती। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इनकी फैमिली अलग कैसे हुई। श्रीमती के दादाजी की मृत्यु के बाद केशव ज्वाइंट फैमिली से अलग होना चाहता था। उसने अपनी माँ से कहा कि ये घर मुझे चाहिए क्योंकि भैया ने लगभग 30 लाख का कर्ज ले रखा था, वो सब मैंने ही चुकाया है, इसलिए ये घर मुझे दे दीजिए। उसकी माँ पूछती है कि तुम घर ले लोगे, मिली भी ले लोगे तो तुम्हारे भाई की पत्नी और उसकी 2 बेटियां क्या करेंगी, क्या वो भी तुम्हारी बेटियां जैसी नहीं है। केशव कहता है कि देखिए वो सब तो आप देख लीजिए, मुझे ये घर चाहिए और जरूरत पड़ी तो मैं अपने हक के लिए कोर्ट में भी जाऊंगा। बस तभी से श्रीमती की फैमिली और केशव के बीच में दरार पड़ी हुई है और जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक पुश्तैनी घर में कोई नहीं रहेगा। उसके बाद से देविका ने अकेले ही श्रीमती, कल्याणी और उनकी दादी की देखभाल करना शुरू कर दिया। एक और देविका को श्रीमती की शादी के बारे में बहुत ही बुरे सपने आते हैं तो दूसरी ओर उसे लगता है श्रीमती ने बार खोल दिया तो गाँव के सारे शराबी उसके घर के आगे तमाशा खड़ा करेंगे। ये बेचारी हर पल डरी भी होती है कि ये लड़की न जाने कब क्या करेगी। अब एक दिन श्रीमती बार में इन्वेस्ट करने के लिए देविका से वो जेवर मांगती है जो देविका ने श्रीमती की शादी के लिए रखे हुए थे, पर देविका मना कर देती है। तभी श्रीमती की बहन कल्याणी अपने कुछ जेवर ला कर देती है जो देविका ने उसकी शादी के लिए रखे हुए थे। श्रीमती उन्हें ले लेती है और बाकी पैसों का भी इंतजाम कैसे भी कर लेती है। अब उसके पास 8 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि स्कूल के दिनों में श्रीमती का एक क्लोज फ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था अभिनव। अभिनव को भी श्रीमती बहुत ही अच्छी लगती थी। अभिनव के दादाजी एक बहुत ही धनी आदमी थे और एक दिन देविका ने श्रीमती और अभिनव को एक साथ देख लिया था। और अब प्रेजेंट में श्रीमती की बहन कल्याणी को दिखाते हैं जिसकी मुलाकात एक फोटोग्राफर से होती है। यहाँ श्रीमती अपने बार का नाम ताजमहल बार रखती है और उस नाम को रजिस्टर करना चाहती है, पर सरकारी ऑफिस में बिना पैसे के कोई काम होता कहाँ है, ये बात वो देर से समझती है। फिर वहाँ एक बॉक्स में 2000 रुपए डालकर वो ये नाम रजिस्टर करवा लेती है। फिर बोट में आते वक्त एक आदमी उसे घूर रहा होता है। वो श्रीमती के पास आकर कहता है कि मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं अभिनव हूँ यार, अभिनव। श्रीमती बड़ी खुश होती है और पूछती है मैंने तो सुना है तुम अफ्रीका चले गए हो, कब आए तुम। दरअसल अभिनव अफ्रीका के एक एयरलाइन में पायलट है और इस बार वो अपने दादाजी को साथ लेने के लिए आया हुआ है। बचपन के क्रश को दोबारा देखकर श्रीमती रास्ते भर हंसती हुई चल रही होती है। अगर आपने कभी ऐसी हरकत की हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि बचपन का क्रश दिख जाए तो मजा ही आ जाता है ना। लेकिन उसे देखकर श्रीराम समझता है कि वो मुझे देखकर स्माइल कर रही है। दूसरी ओर अभिनव के दादाजी उसके साथ अफ्रीका नहीं जाना चाहते क्योंकि उनकी पत्नी की यादें इस घर में बसी हुई हैं। उसी रात श्रीमती को एक कॉल आता है। वो तुरंत एक आदमी के साथ बाइक पर बैठकर चले जाती है। साथ ही कल्याणी उसको देखकर समझ जाती है कि शायद ये श्रीमती का बॉयफ्रेंड है, पर असल में वो इस गाँव का नंबर 1 शराबी है जो श्रीमती को गाँव के दूसरे शराबियों से मिलवाता रहता है। श्रीमती ने ही उसे ये मीटिंग अरेंज करने को कहा था ताकि वो अपने होने वाले कस्टमर्स का ध्यान रख पाए और अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। एक एक करके वे अपना दुख दर्द शेयर करते हैं कि शराब लेने के लिए हमें 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और वो भी हफ्ते में एक बार जाकर पूरे हफ्ते का स्टॉक लेकर आते हैं। फिर यहाँ शमशान घाट में बैठकर पीना पड़ता है। आप बार शुरू कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, फिर हमें उतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह गाँव भर के सारे शराबी श्रीमती के बिजनेस आइडिया को सपोर्ट करते हैं। फिर श्रीमती उसी शराबी के साथ बाइक में घर आ जाती है और ये देखने के बाद तो देविका परेशान हो जाती है और उसे सपना आता है कि श्रीमती ने इस शराबी से शादी कर ली है और उसकी सुहागरात भी होने जा रही है। देविका समझ जाती है कि श्रीमती इसी से प्यार करती है। अब वो अंदर ही अंदर बहुत डरती भी है कि मेरी लड़की ये कर क्या रही है। श्रीमती पर वो चिल्लाती भी है कि तुम्हें प्यार करने के लिए कोई और नहीं मिला था क्या जो इस आदमी से प्यार हो गया तुम्हें, मैं ये शादी कतई नहीं होने दूंगी। अब श्रीमती कहती है माँ तुम इतना ज्यादा क्यों सोचती रहती हो, मैंने तो सिर्फ बार के बिजनेस को बढ़ाने के लिए उससे बात की थी और तो और मेरे बचपन का फ्रेंड अभिनव लौट आया है और मुझे वैसे वही पसंद है, लेकिन जब तक पता ना चले कि वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं तब तक मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। ये कहकर श्रीमती चली जाती है। अब देविका खुश होती है कि चलो इसे कोई तो पसंद आया। श्रीमती और अभिनव अक्सर मिलने लग जाते हैं।
यहाँ केशव ने जिस ब्रोकर के साथ घर बेचने की डील की थी उससे 50 लाख एडवांस भी ले लिया था। अब ब्रोकर पूछता है कि भाई एडवांस तो तुम ले चुके हो और अब वो घर भी मेरे नाम नहीं करवा रहे हो, कब करवाओगे? केशव कहता है कि 6 महीने रुको, श्रीमती 38 लाख का इंतजाम कभी नहीं कर पाएगी, इसलिए वो घर तुम्हें ही मिलेगा, तुम फिक्र मत करो। श्रीमती यहाँ बार के लिए एक अच्छी जगह भी देख लेती है और लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है, पर वहाँ पता चलता है कि अप्लाई करने के लिए 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वो देखती है कि वहाँ और भी कई लोग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आए हुए हैं, सभी 1-1 लाख देकर अप्लाई करेंगे, लेकिन लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकलेगा उसी को लाइसेंस दिया जाएगा। अब श्रीमती पूछती है कि अगर एक को लाइसेंस मिलेगा तो क्या बाकियों को उन 1 लाख को वापस दिया जाएगा या नहीं? वे कहते हैं कि नहीं, अगर तुम लकी रही तो तुम्हें लाइसेंस मिलेगा, वरना 1 लाख गया। अब श्रीमती फैसला नहीं कर पाती कि वो करे क्या। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब श्रीमती होटल मैनेजमेंट पढ़ रही थी तो बाला नाम के एक लड़के ने उसे रैक किया था, लेकिन बाद में पता चला कि बाला एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था। श्रीमती और बाला की लड़ाई हो गई और बात प्रिंसिपल तक पहुंच गई। तब से श्रीमती और बाला की बिल्कुल नहीं बनती थी। और अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो श्रीमती और अभिनव बोट में गांव लौट रहे होते हैं तो उनकी मुलाकात उनके स्कूल के मैथ्स टीचर से होती है। वो ये जानकर बड़े खुश होते हैं कि अभिनव पायलट बन गया है। वे पूछते हैं, बेटी श्रीमती तुम क्या काम करती हो? वो भी कह देती है कि सर बिजनेस करने जा रही हूँ। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटी, आई एम प्राउड ऑफ यू। पर जब श्रीमती बताती है कि मैं बाहर चलाने जा रही हूँ सर, तो टीचर डांटते हैं कि ये भी कोई बिजनेस है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन अभिनव श्रीमती को सपोर्ट करते हुए कहता है कि बाहर चलाना कोई आसान काम नहीं है सर, और जब पीने वाले लोग होते हैं तो बार शुरू करने में बुराई क्या है बताइए। अब अगले दिन श्रीमती दिल पर पत्थर रखकर 1 लाख रुपए देकर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर ही देती है। लकी ड्रॉ के रिजल्ट के लिए श्रीमती और अभिनव वहाँ वेट कर रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइसेंस किसी और को मिल जाता है। श्रीमती फूट फूट कर रोती है कि 8 लाख में से 1 लाख तो यूं ही बर्बाद हो गए। अभिनव आइडिया देता है कि जिसे लकी ड्रॉ में लाइसेंस मिला है तुम उससे बात करके लाइसेंस अपने नाम पे करवा सकती हो, इजी। अब श्रीमती उस औरत से मिलने जाती है जिसने लाइसेंस जीत लिया है, पर वो कहती है मेरे नाम पे 4 बार के लाइसेंस है, लेकिन उन्हें मेरा बेटा चलाता है, तुम उससे बात कर लो। श्रीमती उसके बेटे से मिलने जाती है तो पता चलता है वो और कोई नहीं बाला है, जिसके साथ होटल मैनेजमेंट कोर्स में श्रीमती की लड़ाई हो गई थी। वो कहता है तुम मुझसे शादी कर लो, फिर तुम ये बार चला लेना, लाइसेंस तो मैं तुम्हारे नाम कभी नहीं करूंगा, समझी? उसकी घटिया बातें सुनकर श्रीमती को बहुत गुस्सा आ जाता है। श्रीमती उसे कोसती है कि मैंने सोचा था तुम कॉलेज में हुई लड़ाई को भूलकर एक अच्छे फ्रेंड की तरह बिहेव करोगे, लेकिन तुम एकदम नीच हो। ये कहकर वो चले जाती है। जब घर में पता चलता है तो माँ कहती है ना हमें वो पुश्तैना घर चाहिए और ना हमें बार चलाना है बेटी, समझा करो। जो पैसे हमारे पास हैं उनसे तुम और तुम्हारी बहन शादी कर लो और अपनी जिंदगी में खुश रहो। श्रीमती को भी यही ठीक लगता है और वो लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला कर ही लेती है। लेकिन तभी एक अजूबा होता है। बाला उसके घर आकर अपने रवैये के लिए माफी मांगता है। वो बताता है कि लाइसेंस को इस तरह ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो तो मेरी माँ के नाम पर ही रहेगा, लेकिन तुम उस बार को चला लेना और हर महीने प्रॉफिट का 30% मुझे दे देना, बस खत्म, बाकी तुम उसे अपना ही बार समझो। ये सुनकर श्रीमती खुशी के मारे एकदम शॉक्ड होती है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बाला उसकी मदद करेगा। अब केशव परेशान हो जाता है कि कहीं श्रीमती बार चलाकर 38 लाख तैयार ना कर ले, फिर उसे 2 करोड़ का घर 38 में ही बेचना पड़ेगा, ऊपर से ब्रोकर के 50 लाख भी देने पड़ेंगे, ये सब कुछ कैसे होगा? वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। और यहाँ दिखाते हैं तो दरअसल श्रीमती का इंस्पिरेशन है तेलुगु एक्टर नानी। उसने एक मूवी में कहा था कि छोटी सी शुरुआत ही बड़ी सफलता देती है, और उस मूवी में उसने वही करके दिखाया भी था। बस उसी से इंस्पायर होकर श्रीमती अपने बार को डिजाइन करती है। बचपन में श्रीमती ने एक जगह से टेस्टी चिकन पकौड़े खाए थे जो उसे आज तक याद है। श्रीमती उस औरत को ढूंढ लेती है और उससे अपने बार में काम करने को कहती है। उसे बचपन में पिया हुआ घोटी सोडा भी याद होता है और वो उस आदमी को भी अपने बार में काम दे देती है। बिजनेस माइंड, देखा दोस्तों? इस तरह अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पर उसे जो बेस्ट लगा उसी से अपने बार को वो शुरू करती है और जरूरतमंद लोगों को वहाँ काम भी देती है। फिर बार की एक स्टाफ यूनिफॉर्म भी होती है जो है लुंगी। वो कई तरह के कॉकटेल्स भी बनाती है और एक्सपीरियंस ड्रिंकर्स को टेस्ट भी करवाती है। वे उसके ड्रिंक्स को फुल मार्क्स देते हैं, तब जाकर श्रीमती वो ड्रिंक्स अपने बार के लिए सिलेक्ट करती है। बड़ी खतरनाक है। इस तरह सब कुछ तैयार हो जाता है और वो बार का इनॉग्रेशन करवाने वाली होती है कि एक लीगल प्रॉब्लम आ जाती है। कलेक्टर आकर बार को सील कर देता है क्योंकि वो हाईवे से 500 मीटर से कम की दूरी पर है। लेकिन कलेक्टर और श्रीमती का एक फ्लैशबैक भी है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। कुछ साल पहले यही आदमी शादी के लिए श्रीमती को देखने आया था, लेकिन श्रीमती ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उस वक्त वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं थी। इस आदमी के ईगो को
ठेस लग गया, जिसका बदला अब वो चुका पाया है। लेकिन श्री राम इसका भी एक सोल्यूशन निकालता है। दरअसल हाईवे से 500 मीटर के अंदर बार नहीं होना चाहिए, लेकिन बार का एरिया 150 मीटर का है और हाईवे से 350 मीटर की दूरी पर। अगर अपने बार के चारों ओर की जगह पर कुछ बैरिकेड्स लगा दो तो रास्ता घुमावदार होगा और तब दूरी 500 मीटर से ज्यादा होगी। ये आइडिया काम कर जाता है, वाह! और कलेक्टर को परमिशन देनी ही पड़ती है। आखिर बार का इनॉग्रेशन भी होता है और चीफ गेस्ट होता है वही आदमी जो श्रीमती के साथ होटल में काम करता था और नौकरी छोड़कर एक बार में काम करने लगा था। अब धीरे धीरे कस्टमर्स भी आते हैं और इस बार के कॉकटेल को टेस्ट करके बड़े दंग रह जाते हैं कि ये तो एकदम कड़क लाजवाब है। अब ज्यादा लोग पीने के लिए आते हैं और श्रीमती का कैश बॉक्स भरने लगता है, भरता जाता है। एक दिन दादी को कॉल आता है कि केशव को हार्ट अटैक हुआ है। वो चाहे जितना भी बुरा हो, है तो दादी का बेटा ही। वो बेचारी तुरंत उसको देखने जाती है, लेकिन वो श्रीमती को कुछ नहीं बताती क्योंकि श्रीमती ने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। अगर उसे पता चला तो वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएगी। एक और श्रीमती अभिनव से प्यार करती है, लेकिन श्री राम श्रीमती से एक तरफा प्यार करता है। वहाँ केशव को डॉक्टर चेक करके कहती है आपको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ है, आपको सिर्फ गैस की प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी केशव बाहरी दुनिया के लिए हार्ट पेशेंट की एक्टिंग करने लगता है ताकि ब्रोकर उसे पैसों के लिए तंग ना करे। अब एक दिन श्रीमती के पुराने मैथ्स टीचर बार में आते हैं और लगता है उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। श्रीमती उन्हें अपने बार का कैशियर बना लेती है। कल्याणी को उस फोटोग्राफर से प्यार हो जाता है जिससे वो कुछ दिन पहले मिली थी। इस तरह इन सबकी फैमिली एकदम हैप्पी चल रही होती है। लेकिन गांव की औरतें एक दिन बार के सामने धरना देती हैं कि बार बंद करो, क्योंकि हमारे शराबी पति जो हफ्ते में एक बार जाकर शराब लेके आते थे अब दिन रात यहीं पर पड़े रहकर शराब पीते रहते हैं। और जब श्रीमती बंद करने से इनकार करती है तो वे अंदर घुसकर तोड़ फोड़ मचा देती हैं। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि श्रीमती का पिता एक शराबी था। यहाँ तक कि श्रीमती बचपन में जो पैसे जोड़कर रखती थी उन्हें भी ले जाकर वो शराब पी लेता था। लेकिन तब श्रीमती का चाचा केशव श्रीमती को पैसे देता था कि बेटी ये रख लो। एक दिन देविका एक फंक्शन में जाती है तो वहाँ के लोग श्रीमती के बारे में बहुत ही बुरा कहते हैं। देविका को गुस्सा आता है और वो कहती है काम चाहे जो भी हो उसे लगन से करना चाहिए, वही मेरी बेटी कर रही है और आज वो अच्छे पैसे कमा रही है तो लोगों को चिढ़ हो रही है। इस तरह उन्हें सुनाकर वो घर आती है। अपने बार के हुए नुकसान के लिए श्रीमती उन औरतों पर पुलिस कंप्लेंट देने जाती है, लेकिन लिखते लिखते रुक जाती है क्योंकि वो उसी के गांव की औरतें हैं। उनके खिलाफ श्रीमती कंप्लेंट नहीं करना चाहती और फिर लौटकर बहुत रोती है। वो देविका से कहती है कि माँ मैं अब हार चुकी हूँ। देविका जो हमेशा श्रीमती के बार चलाने के खिलाफ थी वो अब श्रीमती को प्रोत्साहित करती है कि तुम अपनी हिम्मत और लगन के बल पर इतनी दूर आ गई हो बेटी, तो क्या इस छोटे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है तुम्हारे पास? तब श्रीमती को एक आइडिया आता है। वो उन औरतों को बुलाकर बात करती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे बताओ। औरतें बताती है कि उनके पति शराब पीकर घर आते हैं और उन्हें मारते भी हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं और अगर कहीं गिर गए मर गए तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा? ऊपर से वो घर के सारे पैसे चुराकर शराब में उड़ा देते हैं। अब बताओ हम करें क्या? अब श्रीमती अपना सोल्यूशन बताती है। देखो बहनों, मैं मानती हूँ कि शराब पिलाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने ये बार बंद कर भी दिया तो क्या आप लोगों के पति पीना बंद कर देंगे? एक बात बताइए आप लोग। नहीं ना, वे फिर से 20 किलोमीटर दूर जाकर शराब लेकर आएंगे और वहीं पीकर गाड़ी चलाकर आएंगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन ये तो लोकल बार है, यहाँ से गाड़ी में घर जाने की जरूरत नहीं पड़ सकती। रही बात पैसे चुकाने और आपको मारने की, तो मैं वादा करता हूँ कि किसी भी आदमी को अपने बार में 2 पैक से ज्यादा सर्व नहीं करूंगी। इससे वो अपने कंट्रोल में रहेंगे और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करेंगे। और अगर उन्होंने एक्स्ट्रा मांगा भी तो 1-2 घंटे के बाद ही आने को कहूंगी। अगर किसी को ज्यादा नशा चढ़ जाए तो उसे ऑटो में घर भेजने की व्यवस्था भी कर दूंगी, समझी? ये मेरा वादा है। औरतें जरा सोचकर कहती है कि 1 महीना तुम्हारा सोल्यूशन ट्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारी समस्या नहीं सुलझी तो इस बार को बंद करवा कर ही रहेंगे, समझी? उन औरतों को दिए हुए वादे के मुताबिक श्रीमती अपने बार में एक नोटिस चिपका देती है और किसी को 2 पैक से ज्यादा सर्व नहीं करती। नशे में धुत आदमियों को ऑटो में उनके घर भी भेजती है। अब शराब कम बिकने से श्रीमती का प्रॉफिट कम होने लग जाता है। दूसरी ओर अभिनव के दादाजी बढ़ती हुई उम्र की वजह से बहुत कुछ भूल जाते हैं और अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते। अभिनव फिर रिक्वेस्ट करता है कि दादाजी आप मेरे साथ आ जाइए प्लीज, और अब दादाजी भी मान जाते हैं। अब अभिनव श्रीमती को अपना लव प्रपोज कर ही देता है। श्रीमती बहुत खुश होती है, लेकिन अभिनव कहता है कि तुम ये बार छोड़ दो और हम दोनों शादी करके अफ्रीका चले जाएंगे। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे चाचा को 38 लाख देकर वो घर तुम्हारे नाम करवा सकता हूँ। लेकिन श्रीमती अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। इस बात पर दोनों में मनमुटाव भी होता है। यहाँ कल्याणी जिस फोटोग्राफर से प्यार करती है वो अब कल्याणी से ब्रेकअप करना चाहता है। वो श्रीमती को बताकर बहुत रोती है कि दीदी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। श्रीमती गुस्से में उस लड़के से मिलती है और पूछती है कि तुम ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो। वो कहता है कि कल्याणी की कुंडली ठीक नहीं है। अब श्रीमती डांटती है कि कुंडली ही देखनी थी तो प्यार क्यों किया, कुंडली से ही प्यार करते, क्या तुम कल्याणी के बिना रह पाओगे? वो कहता है नहीं रह पाऊंगा, प्यार में दिल मिले तो काफी होता है।
कुंडलियों का मिलना जरूरी नहीं है, समझे? पढ़े लिखे हो, थोड़ा दिमाग लगाओ और फैसला करो। और फिर लड़के को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो अपनी गलती सुधार लेता है। यहाँ श्रीमती का बिजनेस मंदा हो गया है और अब सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। उसके अंदर श्रीमती को 38 लाख कैसे भी करके कमाने होंगे। तभी बार में एक स्पेशल गेस्ट आता है जिसने रुमाल से अपना मुंह छुपाया हुआ है। वो कहता है, मैंने सुना है इस बार में बेस्ट कॉकटेल मिलती है, जरा हम भी चेक करें। वो इस बार के रूल्स के बारे में सुनकर बड़ा हैरान होता है और यहाँ का कॉकटेल टेस्ट करके कहता है, इतना टेस्टी ड्रिंक मैंने और कहीं नहीं पाया। तब श्रीमती कहती है, मुझे आपकी आवाज बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। तब वो आदमी रुमाल हटाता है तो श्रीमती शॉक्ड होती है क्योंकि ये उसका फेवरेट एक्टर नानी है। श्रीमती तो बेहोश ही हो जाती है। नानी बड़ी मुश्किल से उसे होश में लाकर कहता है कि लोगों को जी भर के पिलाने वाले बार्स इस दुनिया में भरे पड़े हैं, लेकिन तुम पहली बार ओनर हो जो अपने कस्टमर्स की इतनी फिक्र करती हो और उनकी फैमिलीज के बारे में सोचती हो। और ऑटो में कस्टमर्स को घर पहुंचाने का तुम्हारा आइडिया तो एकदम लाजवाब है। ये कहकर वो सबके साथ एक ग्रुप भी खिंचवाता है। फिर क्या था, वो सोशल मीडिया हैंडल में ये फोटो डालकर इस बार के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में सब कुछ लिख देता है और बताता है कि अगर दुनिया का बेस्ट कॉकटेल टेस्ट करना है तो यहाँ जरूर आना। और इसके बाद तो श्रीमती सोशल मीडिया में भी बहुत पॉपुलर हो जाती है और देश के कोने कोने से लोग उसकी तारीफ करते हैं। श्रीमती का प्रॉफिट बढ़ने लग जाता है और यहाँ केशव की कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो इसको कैसे रोके। वो अपने हार्ट कंडीशन का बहाना करके 6 महीने की मोहलत को 5 महीने करवा देता है। अब श्रीमती के पास सिर्फ 1 महीना बचा है 38 लाख कमाने के लिए। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब श्रीमती के दादाजी जिंदा थे तो केशव ने उन्हें वसीयतनामा लिखने और ये घर अपने नाम करने पर मजबूर किया था। दादाजी ने एक वसीयतनामा लिखा भी था, लेकिन केशव ने कोर्ट में जो वसीयतनामा प्रेजेंट किया था वो असली नहीं था, बल्कि जाली डॉक्यूमेंट थे जो केशव ने बनाए थे। यहाँ इस तरह के टेंशन के बीच श्रीमती एक दिन घर लौटकर देखती है कि उसका पिता वापस आ गया है। दादी तो उसे झाड़ू से पीटकर डांटती है कि 19 साल से तुम्हारी बीवी कैसे जी रही है, तुम्हारी बेटियों का क्या हुआ, तुमने इन बातों का कभी ख्याल नहीं रखा क्या, अब क्यों आए हो इस घर में। श्रीमती का पिता नरेश सभी से माफी मांगता है और बताता है कि मैं कुवैत गया था और वहाँ बुरी तरह फंस गया था, लेकिन हर दिन मैं अपने परिवार के बारे में सोचकर बहुत रोता था। नरेश कुवैत में क्या कर रहा था ये तो फिलहाल पता नहीं है, लेकिन उसे इस परिवार में दोबारा स्वीकार कर लिया जाता है, पर कोई उससे ठीक से बात तक नहीं करता। रात को नरेश देविका के नजदीक आने की पूरी कोशिश करता है। देविका कहती है कि अगर मेरी बेटियों का बाप बनकर रहना है तो ही इस घर में रह सकते हो। मेरा पति बनने की कोशिश की तो बहुत बुरा होगा, समझे? मेरा पति तो 19 साल पहले मर चुका है। अगले दिन ही नरेश अपना काम शुरू कर देता है और घर में रखी हुई गुल्लक को टटोलने लगता है। श्रीमती वहाँ पर आ जाती है और पूछती है कि आपको क्या चाहिए। नरेश कहता है कि बेटी तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, पिता होने के नाते मेरा फर्ज है मैं तुम्हारी शादी करवा दूं। श्रीमती चिल्लाती है, अच्छा तो ये है बाप का फर्ज, मेरे सर पे 38 लाख का कर्ज है, हमारा घर हमारे हाथ से निकलने वाला है, ये सब ठीक करना आपका फर्ज नहीं है क्या? हमारा परिवार इतने सालों से मर मर के जी रहा है, तब आपको अपना फर्ज याद नहीं आया? बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नरेश बहुत उदास हो जाता है। फिर वो अपने भाई केशव के घर जाता है। नरेश उसे बताता है कि मैं कुवैत में एक मेल नर्स की नौकरी कर रहा था, लेकिन किसी वजह से वहीं फंस गया। खैर वो छोड़ो, श्रीमती ने मुझे उस वसीयतनामे की कॉपी दिखाई जो तूने कोर्ट में पेश किया था, जिसमें लिखा था कि पिताजी वो घर सिर्फ तुझे देना चाहते थे। असल में केशव, हमारे पिता का साइन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उन डॉक्यूमेंट में है। वो हमेशा अपना साइन के आखिर में अपना सरनेम राव जोड़ते थे। मैं एक पल में साबित कर दूंगा कि तूने घोटाला किया है और नकली वसीयतनामा रेडी करके कोर्ट को धोखा दिया है, इसलिए चुपचाप मेरी बात मान ले। पापा का मिल तुम रख लो और श्रीमती से 38 लाख ले लो और पिताजी का घर उसके नाम कर दो। अगले दिन केशव बार में आकर श्रीमती को बताता है कि वो घर मैं तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, तुमसे जब बन पड़े तो 38 लाख मुझे दे देना। श्रीमती हैरान होती है कि चाचा एक दिन में इतने अच्छे कैसे बन गए। तभी वो गैस कर लेती है कि उसके पिता ने ही अपने भाई से बात करके कन्विंस किया होगा। इस तरह श्रीमती के दादाजी का घर श्रीमती के नाम कर दिया जाता है। इतने साल बाद अपने पुराने घर में जाकर श्रीमती को बेहद ही खुशी मिलती है। उस घर में फिर पूजा वगैरह करवाई जाती है। तब श्रीमती अपने दादाजी के कमरे में जाती है जहाँ वो अपने इजी चेयर पर बैठे रहते थे। वो उस चेयर पर बैठती है, तभी गलती से पास के टेबल पर रखा हुआ गिलास नीचे गिरता है और ऐसी आवाज आती है मानो फर्श के नीचे खाली जगह हो। श्रीमती फर्श के उस टीले को निकाल कर देखती है तो अंदर दादाजी ने असली वसीयतनामा रखा होता है। तभी देविका श्रीमती को भी पूजा में बुलाती है। केशव का पूरा परिवार भी वहाँ बैठकर पूजा कर रहा होता है। सभी फिर से होकर बड़े खुश नजर आते हैं। तभी वो ब्रोकर आकर केशव से अपना एडवांस
पास पैसे वापस मांगता है। श्रीमती आगे आकर कहती है कि आपके 50 लाख मैं चुकाऊंगी। अब सभी शॉक्ड होते हैं कि बेटी तुम कहाँ से लेके आओगे। तब श्रीमती केशव के बेटों से यानी शनि और मणि से कहती है जब तक 50 लाख वसूल नहीं हो जाते तब तक तुम दोनों मेरा बार चलाओगे। ये कहकर श्रीमती अपना बार उन्हें दे देती है। वो कहती है मैं सिर्फ इस घर को पाने के लिए इतनी भाग दौड़ इतनी मेहनत कर रही थी, बाकी मुझे पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर केशव को खुश होना चाहिए, लेकिन वो श्रीमती को बताता है तुमने अपना बार मेरे बुद्धू बेटों को देकर ठीक नहीं किया। मैं जब उन्हें 500 और 2000 का नोट दिखाता हूँ तो दोनों नालायक गधे हमेशा 500 का नोट चुनते हैं। वो लोग तुम्हारा बार कैसे संभाल पाएंगे। तब श्रीमती उन्हें समझाती है कि दोनों नालायक नहीं है, आपसे ज्यादा समझदार हैं। अगर वे 2000 का नोट चुनते तो शायद आप उन्हें अगली बार पैसे नहीं दिखाते। वे समझ चुके थे कि आप उनके दिमाग को टेस्ट करने के लिए ही ऐसा करते रहते हैं, और जिस दिन आपको पता चल जाता कि वे बुद्धू नहीं है स्मार्ट हैं, तो आप उन्हें पैसा देना ही बंद कर देते। आपके बेटे आपको अच्छी तरह समझ चुके हैं, इसलिए वे हमेशा 500 का नोट चुनते हैं ताकि आप ये पैसे देने का गेम खेलते रहें और उनकी जेब भरती रहे। अब सभी उस घर में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। इसी बीच दिखाते हैं कि पूजा के दिन श्रीमती ने टाइल के नीचे रखा हुआ असली वसीयतनामा पढ़ लिया था, लेकिन पढ़ते ही तुरंत उसे फाड़ भी दिया। उसमें ऐसा क्या लिखा था ये फिलहाल नहीं बताया जाता। दूसरी ओर एक बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है। श्रीमती का पिता नरेश किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। दरअसल वो इस घर को अपने नाम करवाने के लिए